हेलो जय हिंद जय भारत। आज आपके बीच में एक वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो से पहले मैं आपसे कुछ रेल इंजन के डेवलपमेंट के बारे में बात करूंगा। ये जो वीडियो है ये आप पीछे देख रहे होंगे, हाइड्रोजन रेल इरा जो है हैज जस्ट स्टार्टेड इन इंडिया। ठीक है, 2026 में इसका जो है हाइड्रोजन रेल जो है स्टार्ट हो चुकी है। पहले मैं आपको डेवलपमेंट फेज के ऊपर लेके जाना चाहूंगा। डेवलपमेंट फेज जो इंजन का डेवलपमेंट फेज था, आप देखेंगे 1853 जो था, 1853 में स्टीम इंजन जो इंट्रोड्यूस हुए थे। ठीक है, 1925 में इलेक्ट्रिक इंजन आए। ठीक है, और 1954 में हमारे डीजल इंजन आए। थ्री फेस में ये काम हुआ। ठीक है, इंजन की डेवलपमेंट थ्री फेस में आई। अब फोर्थ फेस में क्या हुआ, इंजन डेवलपमेंट कहां पे पहुंच गया, हाइड्रोजन इंजन आज हमारे कंट्री में जो है, जो इंडिजिनस जो है हाइड्रोजन इंजन जो है वो आज रोल आउट हो चुका है। आज हम बात करेंगे हाइड्रोजन इंजन के बारे में। उसके टेकवेज क्या है, उसके जो आने वाले फ्यूचर में ये किस तरह ये हाइड्रोजन इंजन पहले तो ये काम कैसे करता है, और इसकी कहां कहां जरूरत होगी, और ये इन्वायरमेंटल के लिए कितना बेनिफिशियल होगा, और ये जो टेक्नोलॉजी है ये अभी फेस आउट क्यों करी गई है, और भारत अभी 5वें नंबर पे है इसको इंप्लीमेंट करने में। और 2050 तक जो है ये जो हाइड्रोजन जो इंजन है, क्लीन एनर्जी फ्यूल जो है वो 10% यूज हो रहा होगा एज पर जो वर्ल्ड का जो सर्वे है। हम स्टार्ट करते हैं पहले हाइड्रोजन रेल इंजन के बारे में। हाइड्रोजन रेल जो है फर्स्ट इंडिजीनियस हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन है। ठीक है, ये पहले इंट्रोड्यूस करी गई है, कल यस्टरडे इट वाज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, जींद और सोनीपत से ये इसका रूट है, और 89 किलोमीटर का ये रूट है। क्लीन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी, वाटर वेपर इज द प्राइमरी एमिशन, एंड हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग फैसिलिटी एस्टैब्लिश्ड एट जींद। तो ठीक है, अब इसके बारे में अगर हम ये बोलते हैं, जींद और सोनीपत के बीच में जो डिस्टेंस है वो 89 किलोमीटर का है। यहां पे ये चलाई गई है, यानी कि यहाँ पे क्या था, डीजल लोकोमोटिव इंजन जो है यहाँ पे चल रहा था। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि अभी यहाँ पे हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को यहाँ पे फर्स्ट इंट्रोड्यूस करा जाए। ठीक है, और वहां पे हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग फैसिलिटी एट जींद में वहां पे स्टैब्लिश की गई है, जहां हमें बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत होती है। हाइड्रोजन जहां पे वहां पे हाईली जो स्किल्ड लेबर वहां पे काम करती है। ठीक है, और ये जीरो एमिशन की तरफ काम करेगा। नेक्स्ट, कमिंग टू द पॉइंट दैट हाउ हाइड्रोजन ट्रेन वर्क्स। अब ये इंजन काम कैसे करता है, ये सबसे बड़ा जो है आप हम सबको पता होना चाहिए। इसके बारे में अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। उसके बारे में अगर हमें पता होगा तो फिर हम एक अच्छे तरीके से कोई डिसीजन ले पाएंगे बाद में, अगर कोई इसके ऊपर कुछ ऐसी बातें आती हैं। ठीक है जी, तो ट्रेन के इंजन में क्या क्या चार चीजें होंगी, हाइड्रोजन टैंक्स होंगे। हाइड्रोजन जब जाएगी फ्यूल सेल सिस्टम में तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से जब गुजरेगी तो यहां पे जो है ऑक्सीजन होगी, और ऑक्सीजन के साथ जब हाइड्रोजन मिलती है तो ये O2 के रूप में जो है ये वेपर में तब्दील होगी, और उसके बाद जो है यहाँ पे ये हीट जनरेट करेगी। दैट हीट जनरेट होगी तो यहाँ पे ये पावर इलेक्ट्रिसिटी के रूप में काम करेगी, और ये पावर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे स्टोर होगी। अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रिसिटी आगे जाएगी, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर में जाएगी, तो ये क्या है, इंजन काम करना शुरू करेगा। दिस इज द 4 स्टेजेस में ये काम होता है इसके इंजन में। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे हाईली जो टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पे वो करी गई है, इंस्टॉल करी गई है। ठीक है, और ये इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी है। बेसिकली ये इस तरीके से काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नाउ द सेफ्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी टेक्नोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास कोई भी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है, कोई भी ऐसा चैलेंज आता है, तो हमारे पास सेफ्टी कंसर्न सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम सेफ्टी से, हमारे पास अच्छी सेफ्टी होगी तो हम फिर लोगों को अच्छी सुविधाएं दे पाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है सेफ्टी होगी तो हम ऐसा कोई एक्सीडेंट होने का जो है वो कोई ऐसा मेजर कारण नहीं रह पाता है, हम उससे अच्छे से निपट लेंगे। ठीक है, पहले आता है यहाँ पे कैसे हाइड्रोजन अगर लीक होगी तो क्या है, ट्रेन में क्या है, हाइड्रोजन लीक डिटेक्शन सेंटर है, सेंसर है, वो उसको क्या करेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फ्लेम डिटेक्शन सिस्टम है। ठीक है, वो आग को जो अगर इससे आग लगती है, कोई फायर आता है तो उससे उसको डिटेक्शन कर लेंगे। और ऑटोमेटेड इमरजेंसी शटडाउन है। अब ये क्या होगा, जितने भी अगर कोई ऐसा इमरजेंसी कंसर्न आता है तो उसको ऑटोमेटिक क्या करेगा, शट डाउन कर देगा, वो पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर रिलीफ बल्ब वो होते हैं, जितनी उसको हाइड्रोजन चाहिए वो उतनी ही हाइड्रोजन उसको पास करेंगे। देन आता है क्रैश रेसिस्टेंट हाइड्रोजन टैंक। क्रैश रेसिस्टेंट हाइड्रोजन टैंक मतलब अगर कोई इंसिडेंट होता है फ्यूचर में, कुछ ऐसे बात होती है, तो जब ये क्रैश वगैरह होता है तो उसमें क्या होगा, ये जो टैंक है इसके ऊपर कुछ भी
फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अंदर जो हाइड्रोजन होगी वो बिल्कुल सेफ रहेगी। उसके बाद आता है वेंटिलेशन सिस्टम। वेंटिलेशन सिस्टम भी सबसे अच्छे तरीके से इसमें देखा गया है। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग सिस्टम। अब ये कंटिन्यूस मॉनिटरिंग सिस्टम इज एक्चुअली, जब वो लोको पायलट वहां पे बैठा हुआ है वो सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहा होगा अपने डैशबोर्ड के ऊपर। क्या ऑब्जर्व कर रहा होगा? ऑब्जर्व कर रहा होगा फ्यूल सेल, जो इसमें फ्यूल सेल स्टेटस है वो कैसा है। ओके है जी, इसमें टैंक प्रेशर ठीक है, इसमें टेम्परेचर सही है और हाइड्रोजन लेवल सही है, तो वहां से सारी चीजें मॉनिटर कर रहा होगा। उसके बाद फायर डिटेक्शन एंड सेपरेशन, जो हर एक ट्रेन में देखने को आपको मिलते ही हैं। फायर एक्सटिंग्विशर्स जो है हर ट्रेन में इंस्टॉल होते हैं। इमरजेंसी आइसोलेशन बॉल्स होते हैं। उसके बाद जो है ये हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग, जो स्पेशलाइज्ड रिफ्यूलिंग स्टेशन सेफ्टी। अब जो ये जो स्टेशन बनते हैं उसके लिए एक सेफ्टी स्टैंडर्ड होंगे, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं वो आपको अडॉप्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। इन्वायरमेंटल बेनिफिट। इन्वायरमेंटल बेनिफिट में हम देखते हैं तो ये जीरो कार्बन एमिशंस, नो डीजल पोल्यूशन, क्लीनर एयर, लोअर ग्रीन हाउस, रिड्यूस नॉइज। अब जो डीजल इंजन है वो सबसे ज्यादा आवाज करते हैं। जब ये इंजन इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, इनकी जो नॉइज पोल्यूशन है वो जो है उसको भी ये हेल्प करेंगे, उसको ये कम करेंगे। ठीक है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। नाउ इकोनॉमिक बेनिफिट। इकोनॉमिक बेनिफिट अगर देखते हैं तो आज ये अगर ये आज इंट्रोड्यूस हुआ है तो इकोनॉमिक बेनिफिट में अगर हम देखते हैं तो ये लार्ज, जब एक वक्त गुजरता है, टाइम गुजरता है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती है, नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, वहां पे इनोवेशन होता है, तो ये सारी चीजें क्या है फिर इकोनॉमिक ग्रोथ करती हैं। फिर अदर कंट्रीज विल अप्रोच टू यू दैट हमें भी ये टेक्नोलॉजी दीजिए। ना है क्या, लोअर डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड डीजल। तो हमें क्या करना पड़ेगा अभी एनर्जी सिक्योरिटी के इसको कंसर्न में, एनर्जी जो हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपेंडेंसी ऑन अदर कंट्री, उसको हम कम करने के चक्कर में है। ठीक है, ग्रोथ ऑफ इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन इंडस्ट्री। अब एक इंडस्ट्री नई पैदा हो रही है, वो है ग्रीन हाइड्रोजन इंडस्ट्री। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन इंडस्ट्री क्या करेगी, बिल्ट अ फ्यूचर रेडी इंडस्ट्री एंड पोजीशन इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर इन क्लीन एनर्जी। उसके बाद न्यू इन्वेस्टमेंट इन हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, अट्रैक्ट प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन हाइड्रोजन वैल्यू चेन एंड रिफ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग मेंटेनेंस एंड क्लीन एनर्जी सेक्टर। ठीक है, तो यहां पे जो है जॉब क्रिएट्स होंगी, मैन्युफैक्चरिंग जो है सबसे ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी आने वाले टाइम में। तो एक सबसे बड़ा माइलस्टोन 2026 में पुट हुआ है। उसमें स्पोर्ट्स द मेक इन इंडिया। अब मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट से हम समझते हैं कि हम अपने स्वदेशी उपकरण बनाए, स्वदेशी हमारी टेक्नोलॉजी हो, हम किसी देश के ऊपर डिपेंडेंस नहीं हो। अगर हम किसी देश के ऊपर डिपेंडेंस होंगे तो फिर हमें उनके जो अगर वो कल को अगर वो अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने में हमें बंद करते हैं या कोई ऐसा सैंक्शंस लगाते हैं तो फिर हमें उससे निपटने में प्रॉब्लम होगी। सो यहां पे सबसे बड़ी बात है मेक इन इंडिया। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। रेलवे को अभी इससे क्या बेनिफिट होने वाले हैं, वाई हाइड्रोजन ट्रेन्स आर द फ्यूचर। ठीक है, सुटेबल फॉर नॉन इलेक्ट्रिफाइड रेलवे लाइंस। अब जो रेलवे लाइंस कुछ ऐसी हैं, हद तक वैसे तो देखा जाए 99% जो है रेलवे रूट्स जो है वो इलेक्ट्रिफाइड है, बट फिर भी जहां पे ये नॉन इलेक्ट्रिफाइड है वहां पे जो हेरिटेज ट्रेन रूट्स हैं या हिल स्टेशन पे कोई ऐसे जो रूट्स हैं वो अगर इलेक्ट्रिफाइड नहीं है तो वो वहां पे ये ट्रेन जो है वहां पे चल सकती हैं। लोअर मेंटेनेंस, इंजन की बहुत कम मेंटेनेंस की है। ठीक है, फास्टर एक्सिलरेशन, ये बहुत अच्छे फास्ट जो है एक्सेलरेट करते हैं। क्लीनर एंड क्विटर, अब जो है ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और जो है ये आवाज जो है नॉइज पोल्यूशन जो है कम करते हैं। ठीक है, नो चैलेंजेस ऑफ हाइड्रोजन ट्रेन इन इंडिया। अब चैलेंजेस क्या है, जब कुछ भी कोई चीज आती है तो हमारे साथ एक चीज वो चैलेंज लेके आती है, कुछ एडवर्सिटी, कुछ ऐसी चीजें लेके आती है कोई भी टेक्नोलॉजी जब भी इंट्रोड्यूस होती है। सो बात करेंगे चैलेंजेस के ऊपर। हाई इनिशियल कॉस्ट, अब इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। तो अगर आप देखेंगे 2090s का इरा, तब मोबाइल फोन्स और ये इंटरनेट इतने महंगे थे, जब गाड़ियां थी बहुत महंगी थी, है ना। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता गया, टेक्नोलॉजी आती गई, कंपटीशन बढ़ता गया, तो क्या हुआ, कॉस्ट कम होती गई। तो अगर आज इसकी कॉस्ट हाई है, इसके फ्यूल सेल सिस्टम्स जो है एक्सपेंसिव है, हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट जो है मेजर इन्वेस्टमेंट मांगते हैं, तो आज अगर इंट्रोड्यूस हुई है तो 10-15 सालों में इसकी कॉस्ट जो है नीचे आ जाएगी। लेकिन आजकल के टाइम में इतना टाइम
नहीं लगता है कॉस्ट नीचे आने के लिए, 2 4 5 सालों में ये चीजें कम हो जाती हैं। हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर से हम क्या समझते हैं? हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रिफ्यूलिंग स्टेशन आर लिमिटेड। अब हमारे पास जो रिफ्यूलिंग स्टेशन लिमिटेड है, अभी तो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हुई है तो रिफ्यूलिंग स्टेशन भी धीरे धीरे बनेंगे। जैसे ईवी के केस में अगर आप देखते हैं, ईवी के केस में अगर हम देखते हैं तो ईवी के लिए भी स्टेशन जो है वो कम थे, लेकिन आज अगर देखें तो ईवी के स्टेशन जो है जगह जगह पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और एक कहावत भी है, एक प्रोवर्ब है, एक कि द रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, है ना। सो हाईली जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स हो गए दैट टेक्स टाइम, है ना। उसके लिए जरूरत होती है टाइम की, पेशेंस की, है ना। और ये सारी चीजें तभी आती हैं धीरे धीरे, ओवरनाइट जो है कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये धीरे धीरे सारी चीजें इंप्लीमेंट होगी। ग्रीन हाइड्रोजन अवेलेबिलिटी, मोस्ट हाइड्रोजन टुडे इज नॉट प्रोड्यूस्ड ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी। अब जितना भी हाइड्रोजन है वो रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट नहीं होता है, वो फॉसिल फ्यूल से जनरेट होता है, तो इसके ऊपर काम करेंगे। सेफ्टी, अब हाइड्रोजन रिक्वायर स्पेशलाइज्ड हैंडलिंग, लीक डिटेक्शन एंड स्टोरेज सिस्टम। हाइड्रोजन को अगर इसको हैंडल करना है तो इसको एक स्पेशलाइजेशन की पॉलिसी है, एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसके हिसाब से इसको किया जाएगा। लीक डिटेक्शन जो है आपको इसमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे, और स्टोरेज सिस्टम जो है इसका बड़ा ही जो है वो हाईली वो होता है, करना पड़ता है आपको। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड ट्रेंड पर्सनल आर एसेंशियल। अब इसमें स्किल्ड लेबर जो है वो काम करती है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ में अब हम अगर देखें तो कैसे ये कंट्री को जो है ये सहारा देगी। ठीक है, अगर देखें तो रिड्यूस फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स एंड इनकरेज क्लीन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग, क्रिएट स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट, अट्रैक्ट डोमेस्टिक फॉरेन इन्वेस्टमेंट, प्रमोट इनोवेशन, स्ट्रेंथन एनर्जी सिक्योरिटी। तो ये अगर देखें तो ये फॉसिल फ्यूल्स को जो है इंपोर्ट करने से जो है हमें कम, जब हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी तो हम फॉसिल फ्यूल को जो है कम इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्लीन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग होगी, अब हमारे इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन भी होगी। उसके बाद स्किल्ड लेबर एम्प्लॉयमेंट होगी, अब जितने ये इंडस्ट्री नई पैदा हो रही है तो यहाँ पे फिर नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। अट्रैक्ट डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अब फॉरेनर्स भी हमें देखेंगे यार इंडिया में, चलो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये जो इनकी जो इकोनॉमी है काफी फास्ट चल रही है और नई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इनोवेशन प्रमोट होगा, अब जब नई इंडस्ट्री लगती है तो इनोवेशन भी होता है, ये जनरली देखने को मिलता है। ठीक है, अब आते हैं इन्वायरमेंटल इंपैक्ट जो है, क्लीनर एयर है, लोअर कार्बन एमिशन है, रिड्यूस पार्टिकुलर पोल्यूशन, लोअर नॉइज पोल्यूशन, स्पोर्ट्स इंडिया क्लाइमेट कमिटमेंट, इनकरेज रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन। ये हमने बेसिकली कवर कर ही लिया था, लेकिन एक पॉइंट था इसमें जो हमने दोबारा इसको कवर कर लिया। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, अब ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है ना। स्ट्रेटेजी की इंपॉर्टेंस बड़ी इंपॉर्टेंट, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर गवर्नमेंट का जो फोकस रहता है कि ये है क्या एक्चुअल में, इसको कैसे स्ट्रेटेजिकली हम इसको टेक्नोलॉजी को क्यों लाए हैं, है ना। सो हमारा स्ट्रेटेजिकली सबसे इंपॉर्टेंट है एनर्जी डिपेंडेंस। जो हमारा एनर्जी डिपेंडेंस है वो अगर देखा जाए, आज हम अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से कितना बड़ा डिस्ट्रप्शन आया है हमें ऑयल के क्षेत्र में, एनर्जी के क्षेत्र में, अगर ये हमने अगर 10 15 20 25 साल अगर ये काम किया होता है इसके ऊपर, एनर्जी क्राइसिस के ऊपर, इस एनर्जी डिपेंडेंस के ऊपर, तो आज हमें ये चीज देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो ये एनर्जी डिपेंडेंस हमारा कम करेगा। इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, जो हमारी खुद की घर की टेक्नोलॉजी है वो हम यूज करेंगे। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे, अब इंडियन रेलवे को धीरे धीरे मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। ग्लोबल लीडरशिप इन ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन और बेटर कनेक्टिविटी इन रिमोट रीजन। और हिली स्टेट्स और जो ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन इन रिमोट एंड हिली स्टेट्स है, वहां पे इलेक्ट्रिफिकेशन जो है डिफिकल्ट होता है, तो वहां पे क्या है, फिर हम इस हाइड्रोजन जो इंजन है उसके उसके माध्यम से जो है हम वहां पे ट्रेन जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है विकसित भारत, जो एक गवर्नमेंट का विजन है, विकसित भारत 2047, मेक इंडिया 30 ट्रिलियन इकोनॉमी, है ना। तो 30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए हमें ऑल ओवर द 360 डिग्री में काम करना पड़ेगा, और अगर 360 डिग्री में काम करेंगे तो 2047 का एक लक्ष्य जो है उसको प्राप्त करने के लिए हमें एक ऐसे भी सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, अब जीरो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट होगा, क्लीनर एंड हेल्थियर फ्यूचर होगा, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी सिक्योरिटी, इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ, वर्ल्ड क्लास रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट्स और इंक्लूसिव रीजनल डेवलपमेंट। अब ये सारी चीजें आएंगी तो
नई टेक्नोलॉजी होगी, एनर्जी के ऊपर काम कर रहे होंगे, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम कर रहे होंगे, और ये धीरे धीरे जो है एडवांस स्टेज पे हमारी टेक्नोलॉजी चली जाएगी। एडवांस स्टेज पे जाने का मतलब है हम जो है उसमें एक लीडर बनने के स्थान पे होंगे, ठीक है। आज 5वां देश है हमारा भारत जो हाइड्रोजन ट्रेन जो है रन कर रहा है, तो हम वहां आज हमने अगर इसका माइलस्टोन पुट कर दिया तो 2047 तक हम कहां पे होंगे, तो ये एक विजन है इसके ऊपर। अब यहां पे आते हैं कि इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन अ बिग स्टेप टुवर्ड्स क्लीन मोबिलिटी एंड सस्टेनेबल फ्यूचर ओवर द नेक्स्ट 5 years, हम कहां पे होंगे। सो हम देखते हैं तो दैट पोटेंशियल हैव टू स्ट्रेंथन इंडिया इकोनॉमी ग्रोथ, इंप्रूव एनर्जी सिक्योरिटी, रिड्यूस एमिशन एंड कंट्रीब्यूट टू द गोल्स ऑफ विकसित भारत 2047। और अगर देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, हाइड्रोजन ट्रेन जो है गेम चेंजर फॉर इंडिया, इकोनॉमिक ग्रोथ, एनर्जी सिक्योरिटी, लोअर एमिशन एंड क्लीन ग्रीन मोबिलिटी, विकसित भारत, और कॉम्प्लीमेंट टू इलेक्ट्रीफाइड रेल, जहां पे नॉन इलेक्ट्रीफाइड है, जहां पे वो वहां पे इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है। इनेबलिंग द फ्यूचर, और फ्यूचर में होने क्या वाला है, अफोर्डेबल हाइड्रोजन प्रोडक्शन। अब क्या होगा, हाइड्रोजन प्रोडक्शन जो है फ्यूचर में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। जो अभी जो इसका प्रोडक्शन अभी महंगा है, अब फ्यूचर में जैसे जैसे जाएगा ये सस्ता होता चला जाएगा। एक्सपेंडिंग रिफ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, अब जो है रिफ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे हम। अब गवर्नमेंट इसके ऊपर काम भी करेगी, पॉलिसी करेगी, और पॉलिसी बनाएगी, उसके ऊपर सपोर्ट आएगी। R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है। इंडिजीनियस इनोवेशंस होगी, और उसके बाद प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो। अब आते हैं ये नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं अगर इसमें तो ये हाइड्रोजन कहां पे यूज होगी। अब हाइड्रोजन एक टेक्नोलॉजी तो हमने इसको, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी हमने यूज कर ली अपनी ट्रेन में, इंजन डेवलप कर दिया। अब ये टेक्नोलॉजी कहां कहां यूज हो सकती है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हैवी इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्रीज में अगर हम देखते हैं तो हैवी जो स्टील सीमेंट और केमिकल की इंडस्ट्री है, वहां पे क्या है, आज भी डिपेंडेंसी जो है फॉसिल फ्यूल और डीजल की है। तो अगर हम यहां से कन्वर्ट करते हैं, नई टेक्नोलॉजी लाते हैं अगर, तो ये जो है हाइड्रोजन, अगर हम इसके ऊपर शिफ्ट करते हैं हाइड्रोजन के ऊपर, तो हम फिर यहाँ पे क्लीन ग्रीन एनर्जी का एक उदाहरण दे सकते हैं, और हम पोल्यूशन कम कर सकते हैं और डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं ट्रक्स। हमारे जो ट्रक्स जो है अगर देखें तो ऑल ओवर द इंडिया में जो है सबसे ज्यादा अप्लाई करते हैं। अगर ये ट्रक जो है, अगर इन ट्रकों में भी अगर हाइड्रोजन बेस्ड टेक्नोलॉजी अगर यूज करी जाएगी तो यहां से हमारा पोल्यूशन कम हो जाएगा, कम डीजल यूज करेंगे। उसके बाद शिपिंग में भी सेम ही है, शिपिंग में भी अगर हमारी जो टेक्नोलॉजी हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी आती है, हाइड्रोजन ड्रिवन फ्यूल्स अगर यूज करते हैं, तो फिर यहाँ पे भी हमारा पोल्यूशन कम होगा, और जो है यहाँ पे भी हमारा जो डिपेंडेंसी कम होगा डीजल के ऊपर से। फिर आते हैं हम एनर्जी स्टोरेज के ऊपर, हमारे पास अच्छे एनर्जी स्टोरेज होंगे, ये टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव होती चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं सिलेक्टेड रेलवे रूट। अब हमने जो बात की थी हमने कि जो नॉन इलेक्ट्रिफाइड रूट है, हेरिटेज स्टेशन है, वहां पे क्या है, ये चीजें हम वहां पे इस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सारे को बोलने का मतलब ये था, आज ये जो टोटल हमने 10-12 स्लाइड में कवर किया, ये बेसिकली हमारा बताने का मकसद सिर्फ ये था कि हाइड्रोजन जो एक ऐसी टेक्नोलॉजी आज देश में 2026 में इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया है। अब आने वाले टाइम में हम देखेंगे 20-25 साल में ये कैसे एडवांस करता है, और हमारे को एक नई इंडस्ट्री मिल गई है। यहाँ पे जो है गवर्नमेंट हैवली तरीके से कमिटेड है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। नई नई टेक्नोलॉजी इनोवेशन होगी, हाइड्रोजन के बड़े बड़े स्टोरेज जो है उनको, उसका रख रखाव, उसको हैंडलिंग जो है उसकी निश्चित की जाएगी गवर्नमेंट द्वारा। इसके ऊपर एक पॉलिसी होगी, इंटरनेशनल इसके स्टैंडर्ड्स होंगे जो है इसको कैसे प्रोटेक्ट करें। और अगर हम इसका जो 10-15-20 सालों में देखते हैं तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए अचीवमेंट लेके आएगा। वैसे भी एक वर्ल्ड का एक सर्वे है जहां पे 2050 तक जो है 20%, 10 से 15% जो है वो हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी जो है यूज हो रही होगी। सो धीरे धीरे हम जो है ट्रांजिशन करेंगे फॉसिल फ्यूल से, क्रूड ऑयल से शिफ्ट करेंगे हम हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी की तरफ। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज शेयर दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।